या तो स्मैकडाउन से पहले ट्रिपल एच की कॉफी में मिलाई जाने वाली गोलियां किसी ने छुपा दी हैं, या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूं, क्योंकि स्मैकडाउन ने डिलीवर किया है। और मंडे नाइट रॉ के साथ साथ अब स्मैकडाउन में भी ब्लड लाइन सिनेमा। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को। और कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं है स्मैकडाउन के शो से, लेकिन ये रेसलमेनिया के बाद का स्मैकडाउन का पहला एपिसोड था और डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या बढ़िया टोन सेट करी है आने वाले काफी कुछ टाइम के लिए कि क्या वो चीज बना सकते हैं स्मैकडाउन में। शुरुआत तो इसकी बहुत बढ़िया तरीके से, सही में स्मैकडाउन के बारे में इतनी अच्छी बातें बोल रहा हूँ मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा था स्मैकडाउन के दिन हमेशा के लिए ढल चुके हैं। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है जेकब फाटो के साथ, और जेकब फाटो को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा सीरियस है, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जेकब फाटो आके कहते हैं कि मंडे को मैंने रोमन रेंज को बताया कि भैया मुझे वो चाहिए, और उसने बोला कि मैं रेडी नहीं हूं। उसके बाद जेकब फाटो कहते हैं कि हाँ वो सही कह रहा है, मैं रेडी नहीं हूं। कहते हैं कि पूरी लाइफ में मुझे बहुत बार ऐसा कई लोगों ने बोला है कि मैं रेडी नहीं हूं, तो अच्छा रोमन अगर ऐसी बात है तो स्टेप इन कर और अपने आप को साबित कर दे। ऐसे जेकब फाटो सीधा रोमन रेंज को ये बात बोल रहे हैं। और रोमन रेंज ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती है, तो इसके ऊपर मेंबरशिप कंटेंट में एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है। रोमन रेंज का रेन कैसे जा सकता है, कितना लंबा जा सकता है, स्टोरी में क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ कैसे ये इंपैक्ट भी करने वाला है। लास्ट टाइम जैसे हमने वो 1316 दिनों का रेन देखा था, तो भाई अब इस बार भी चैंपियनशिप जीती है, तो काफ़ी कुछ तो होगा इसमें। तो वो कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो, तो अगर आप चैनल के ऑलरेडी मेंबर हो तो आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हो। और अगर अलग टाइप की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हो और मेंबरशिप आपने ज्वाइन नहीं करी है तो आप कंसिडर कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली रोमन रेंज प्रीमियम आदमी है, अभी भी बोलेंगे प्रीमियम आदमी, क्योंकि अभी देख लेते हैं भाई कितना ज़्यादा रोमन रेंज अपीयर होता है शोज़ के ऊपर। निकल के आते हैं दी ऊसोस, और वही उनका नया वाला जो थीम सॉन्ग है वो लेके आते हैं। लेकिन ऐसे कोई हीट करते हुए जिमी और जे ऊसो दोनों नहीं आते कि जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश है, थोड़ी सी सीरियस टाइप की उनकी एंट्री थी। और आते ही रिंग में जिमी ऊसो कहते हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं कि तूने क्या बात करी, तू चाहता है कि तू ज़्यादा अच्छे पैसे कमाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तू डाल सके। लेकिन फिर वो बात करते हैं उस चैंपियनशिप को जीतने की। जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई वो टाइटल चाहिए तुझे, और फिर वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कोडी रोड्स ने वो टाइटल जीता था जो रोमन रेंज से, कैसे कितनी कठिनाइयों का उसने सामना करा था, और ओटीसी से पंगे मत ले, ऐसा जिमी ऊसो एडवाइस दे रहे। मतलब अब तो उन्होंने पूरी जो रोमन रेंज की दलाली है वही करना शुरू कर दिया है। मतलब वो जो मंडे नाइट रॉ का सेगमेंट था जो डब्ल्यूडब्ल्यू ऊसोस को लेके आई थी, वो एक्चुअल में एक लॉन्ग स्टोरी लाइन का ही प्लान है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम डब्ल्यूडब्ल्यू में रिसेंट टाइम में देखते हैं कि एक हफ्ते में कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी सोच के फिर अगले हफ्ते फिर उसको भूल जाते हैं। तो वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे नहीं करी है। कहते हैं कि यू विल ईट यू लर्न, और तुम ऐसे लेवल अप करते हो और हमारी फैमिली को ज्वाइन कर ले आके, हम ऐसे प्ले करते हो। और भाई इस पॉइंट पे लोग बूज कर रहे थे जिमी ऊसो को, जो कि मतलब भाई जिमी ऊसो एक फेस बंदा है, रोमन रेंज भी एक फेस बंदा है, लेकिन उससे वो एकदम से ब्लड लाइन का पुराना वाला टाइम ही याद आ गया जब रोमन रेंज की हरामी बंदी चलती थी अपने इन कजिन्स के साथ में। उसके बाद जेकब फाटो के लाउड चैंट्स वहां पे लगते हैं, और फिर तो भाई जिमी ऊसो ने पूरा ही हील साउंड करना शुरू कर दिया। ये हील टर्न हो गया, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये जो लोग तेरे को चीयर कर रहे हैं ये तेरा कोई घर नहीं भरने वाले, तुझे वो लाइफस्टाइल नहीं देने वाले जो कि तू चाहता है, तो इनकी बात ना ही सुने तो अच्छा है। जे ऊसो ने फिर आके बोला कि देख भाई लेट हो गया थोड़ा सा, तूने स्टेप अप तो कर लिया रोमन रेंज के सामने, तूने अपना मुंह खोल लिया है, अब अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो भैया वॉर के लिए रेडी हो जाओ, ऐसा ये बोलते हैं। तो मतलब तूने थोड़ा सा समझा भी दिया प्यार से, थोड़ा सा डरा भी दिया, और इसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है सोलो सिकोवा का। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा लग रहा है कि वो सारे जो बॉक्सेस है इतने बढ़िया तरीके से चेक कर रही है इस वाली स्टोरी में, कुछ भी चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू मिस नहीं कर रही। तो सोलो सिकोवा आते हैं और एमएफटी उनके साथ पूरी थी, लेकिन टाला टोंगा आज कहीं पे भी नहीं थे। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू का वो मतलब क्या हो गया उनके साथ में। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत सारे रिलीजेस भी कर रहे हैं, बहुत सारे सुपरस्टार्स को रिलीज भी उन्होंने कर दिया है। कुछ केओस ही चल रहा है इस मामले को लेकर। लेकिन अभी हम स्मैकडाउन की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि सोलो सिको आते हैं, वो कहते हैं ए भैया ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, तुझे मैं लेके यहाँ पे आया था, ये लोग नहीं लेके आए थे 2 साल पहले, ये लोग कहाँ थे, और ये दोनों तुझे सिखाने क्या वाले हैं, सिर्फ ईट सिखाएंगे। भाई ये लाइन इतनी मतलब फनी थी, उतना रिएक्शन नहीं आया इसके ऊपर, लेकिन सोलो सिकोवा भाई पता नहीं ऐसे फनी फनी बातें बीच बीच में बोलता रहता है। उसके बाद वो कहते हैं कि देख अगर तू रोमन रेंज को हराना चाहता है, अगर जेकब फाटो तू चैंपियन बनना चाहता है, तो आ मेरे पास आ, मैं ये तेरे लिए कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए आर्मी की तुझे ज़रूरत है और मेरे पास आर्मी है। मैं वही सोच रहा भाई सोलो सिको यार, तुमसे खुद तो हराए नहीं यार रोमन रेंज को, तुम क्या जेकब फाटो को आके बताने वाले हो। और उतने भी एक और डेप्थ है इस वाली स्टोरी में, एक और लेयर है।
टामा टोंगा ने वो वाला माइक ले लिया, जो कि पिछले काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है सोलो सिकोवा और टामा टोंगा के बीच में थोड़ी टेंशन है, इस वजह से कि टामा टोंगा को लगता है कि सोलो सिकोवा सही चीजें नहीं कर रहा उनकी फैमिली के लिए, उनकी एमएफटी के लिए, लेकिन वो उसको प्यार में दिखाता है, ऐसा भी नहीं है कि वो सोलो सिकोवा को मार देगा। तो देखो रोमन रेंज की स्टोरी, उसमें फिर अब ऊसोज हैं, ऊसोज आके मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं जेकब फाल्टो के साथ में, अब उसमें सोलो सिकोवा भी है और सोलो सिकोवा की भी अपनी एक स्टोरी है टामा टोंगा के साथ में। तो यही है वो ब्लड लाइन की स्टोरी जहां पे लेयर्स के नीचे लेयर्स, लेयर्स के नीचे लेयर्स होते हैं, और इसीलिए हमने ब्लड लाइन चीज को एंजॉय भी किया था। तो वो जो डेप्थ है वो पहले ही एपिसोड से, सोचा अभी 2 ही एपिसोड हुए मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के, और हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर एग्जीक्यूट सही से होती है भाई, बहुत कुछ नया है, फ्रेश है इस ब्लड लाइन की स्टोरी में एक्सप्लोर करने के लिए। तो टामा टोंगा ने माइक लिया, वो कहते हैं कि यार हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और सबसे पहले तो कि ये रोमन रेंज नहीं होने, ये जेकब फाल्टो रोमन रेंज नहीं बन सकता, अरे रोमन रेंज छोड़, ये तू भी नहीं बन सकता, यानी ये सोलो सिकोवा भी नहीं बन सकता। तो मतलब ये तो बेइज्जती सी हुई फिर सोलो सिकोवा की, मतलब सोलो सिकोवा क्या टुच्चू आदमी है क्या कि वो कह रहे कि तो ये भी नहीं बन सकता। इतने में जेकब फाल्टो का हो गया दिमाग खराब, उन्होंने सुपर किक कर दी। अब उन्होंने सुपर किक मारी, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी कि बड़े ही छोटे टाइम के लिए सेल किया था इस चीज को टामा टोंगा ने, उसके बाद वो खड़े भी हो जाते हैं, और उसके बाद जेकब फाल्टो कहते हैं कि अच्छा तुझे ऐसा लग रहा है सोलो सिकोवा कि मैं तुझे हरा नहीं सकता, ठीक है आज मैच कर लेते हैं, ऑल गैस नो ब्रेक्स यार रम्मी करके जब वो बोलते हैं फा, और उसके बाद साथ में जो क्राउड बोलता है टू, वो बड़ा सही लगता है भाई। और पूरा अब तो जो जेकब फाल्टो है पिछले कुछ महीनों से वैसे बन ही गया था बेबी फेस, लेकिन ये जो स्टोरी है आई थिंक बहुत हेल्प करने वाली है जेकब फाल्टो की। तो ऐसा करके आज मैच ऑफिशियल हो चुका है स्मैकडाउन के लिए, जेकब फाल्टो वर्सेस सोलो सिकोवा। अब तक तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत मस्त काम किया है, और वो भी ये स्मैकडाउन में हो रहा है, मुझे फिर से लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट शो पर मैच आता है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जूलिया के बीच में, जहां पर यूएस चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, और यहां पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल सही मूव किया, क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन ने इस मैच में चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया है। अब ये नहीं कि जूलिया के साथ गलत हो गया, वो तो जैसा भी हुआ हुआ, लेकिन आई थिंक टिफनी स्ट्रैटन पे डब्ल्यूडब्ल्यू पिछले कुछ टाइम से इतना इन्वेस्ट कर चुकी है कि अगर अब यहां से उनकी बुकिंग सही नहीं होती तो वो जो उनका स्टॉक पिछले कुछ टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू ने उठाया भी था उसका कुछ फायदा नहीं बचता। तो ये जीत की बहुत ज्यादा जरूरत है टिफनी स्ट्रैटन को, और मैच भी उन्होंने ये वाला जीत लिया है। इसके बाद शो पर आती है शो की सबसे बढ़िया चीजों में से एक, और मुझे लगता है कि ये अब तक डैन हाउजन का बेस्ट हमने काम देखा है जब से वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आए। सोचो ऑलरेडी इतना बढ़िया चल रहा था, आज उन्होंने क्या ही किया स्मैकडाउन में, जो मैं बोल रहा हूँ कि अब तक का ही बेस्ट है। तो डैन हाउजन सबसे पहले तो मिज का जो घर है उसी में घुस जाते हैं, मिज ने दरवाजा खोला और वो कहते हैं भैया तू यहाँ फिर से क्यों आ गया, और फिर वो अंदर ही सीधा पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वो पूल में जा रहे हैं डैन हाउजन, तो मिज वहां पे उनको चेज करते हैं और मिज वहां पे भी गिर जाते हैं। अब ये आप देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे ही ये मैं किसी भी तरीके से आपको बता लूं, आप उसका वो जो एसेंस है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद वो सिमुलेशन वाला जो गोल्फ है वो भी खेल रहे होते हैं, और उस बॉल को मारने की बजाय डैन हाउजन ने मिज की ही टाइनी बॉल्स को हिट कर दिया, तो वो भी एक फनी चीज थी। और फिर जब उनकी वाइफ भी आती है मरीज, तो उनके ऊपर उन्होंने मिज ने चॉकलेट पाउडर सा डाल दिया था कुछ, क्योंकि वो डैन हाउजन को चेज कर रहे थे। तो ये करके डब्ल्यूडब्ल्यू ये बता रही थी कि आज शो में डैन हाउजन और मिज का मैच होने वाला है। भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही दिमाग लगाया, मिज का कैरेक्टर भी वैसा है और डैन हाउजन का कैरेक्टर तुमको पता ही है कैसा है, तो क्या एक परफेक्ट केमिस्ट्री इन लोगों के बीच में बैठ रही है। और मैं तो कह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को, मैं तो कह रहा हूँ मिज और डैन हाउजन की फ्यूड 1 साल भी चला दे ऐसी सेगमेंट दे के, मुझे नहीं लगता कि इस चीज से इतनी आसानी से हम फैंस जो है वो बोर हो जाएंगे। बाकी इस मैच के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, बट नेक्स्ट आती हैं शो पर पेज, क्योंकि अब वो आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस। यही बात वो आके बोलते हैं कि मेरे को इतना अच्छा ऑफर मिला आने का, और वो भी इस तरीके से आने का कि मैंने चैंपियनशिप भी जीत ली है। तो कहते हैं कि मैंने मिस भी किया, तो मैं स्मैकडाउन माय हाउस करके वो बोलती हैं। फिर शार्लेट फेयर एलेक्सा ब्लिस आ जाती है और वो कहती है जो तुम्हारे पास है वो हमें चाहिए, और फिर शो पर मैच ही ऑफिशियल हो जाता है पेज एंड ब्री बेला वर्सेस शार्लेट फेयर एंड एलेक्सा ब्लिस के बीच में। और इस मैच में एनएक्सटी कॉल अप ऑफिशियली हो चुका है, क्योंकि फेटल इन्फ्लुएंस निकल के आते हैं और जेसी जेन ने आके फिर वो पूरा जो धावा है अपनी टीम के साथ वो बोल दिया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है, एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं उनको, और वैसे भी हमको पता है रेसलमेनिया के बाद के जो शोज होते हैं वहां पे एनएक्सटी से सुपरस्टार्स आते हैं, तो उसमें से एक ये कॉल अप था। इसके बाद नेक्स्ट आता है शो पर कोडी रोड्स का सेगमेंट, और वैसे कोडी रोड्स के प्रोमोज बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कई बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन भाई कितना फ्रेश फील हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि कोडी रोड्स टाइटल, उसके पास टाइटल है, और मैं चाहता था कि वो रैंडी ऑर्टन के पास आ जाए। तो कायदे से मुझे कोडी रोड्स के पास टाइटल देख के ऐसा
लगना चाहिए था यार ये इसके पास क्यों है। लेकिन कोडी रोड्स ने बहुत बढ़िया काम किया स्मैकडाउन में। तो कोडी रोड्स निकल के आते हैं, लोगों ने कुछ ने उनको चीयर किया, कुछ हम वहाँ पे बूज भी सुन रहे थे, तो मतलब ऐसे ही वो मिक्स रिएक्शन था थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन टाइटल नहीं जीते। लेकिन फिर भी जो हो सकता था कोडी रोड्स के साथ पूरा ऐसा कि भाई ये नहीं जीता, इसने हमें बेकार कर दिया, रैंडी ऑर्टन के पास आना चाहिए था, वैसा रिएक्शन नहीं मिला था कोडी रोड्स को उतना बुरा वाला। कहते हैं कि रेसलमेनिया से जब मैं गया तो भाई मैं बहुत ज़्यादा ब्लड में था, हाफ में कॉन्शियस था, लेकिन मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं हमेशा उठ खड़ा होता हूँ। एक मैसेज भी वो देते हैं रैंडी ऑर्टन को, मतलब वो बोलते भी हैं कि आज रैंडी ऑर्टन यहाँ पे नहीं है और रैंडी ऑर्टन ने अपना बेस्ट शॉट पंट किक हिट करी, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे हूँ। और फिर उन्होंने सैमी ज़ेन की लाइन भी बोली कि कैसे वो बंदा बोलता है कि मैं गोल्डन बॉय हूँ, और कहते हैं कोडी रोड्स कि हाँ भैया मैं हूँ, मेरा दोस्त गोल्ड है, मेरा काम गोल्ड है, मेरा ये गोल्ड है, मेरा वो गोल्ड है, वो सब कुछ बोलते हैं। कहता है कि जो सब कुछ है आने वाले टाइम में वो भी मेरा गोल्ड ही होगा। और उसके बाद एक ऐसी लाइन बोली कोडी रोड्स ने जो बता रही है भाई WWE TKO वर्सेस TKO वाली स्टोर लाइन के ऊपर अब अच्छे से काम करने वाली है। तो कोडी रोड्स कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मैसेज करके उन्होंने बोला, कहते हैं कि आउटसाइड फोर्सेस जो अपनी चुल कर रहे हैं मेरी स्टोरी में उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और फिर एक लाइन में बोलते हैं, कहते हैं सेंड योर बेस्ट और काउंट योर मनी एंड माइंड योर डैम बिजनेस। यानी या तो तुम अच्छी चीज करो और नहीं हो पा रही है तो भैया अपने बिजनेस पे ध्यान दो, हमारे इसमें चुल करने की जरूरत नहीं है। और लोगों ने इस पर अच्छा रिएक्शन भी दिया, ऑब्वियसली उनको मिलना ही था। कहते हैं कि ये स्मैकडाउन का एपिसोड है रेसलमेनिया के बाद वाला पहला, तो कोई भी बंदा आ सकता है, आई एम ईजी टू फाइंड बट हार्ड टू बीट, ये करके कोडी रोड्स ने अपना प्रोमो खत्म किया। ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ कोडी रोड्स ने ऐड किया है या कोई हमें स्टोरी के बारे में उनका पता चल रहा है, लेकिन ये मस्त प्रोमो था भाई कोडी रोड्स का। मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता कोडी रोड्स को उनके प्रोमोस के लिए, लेकिन आज मैं बोलूँगा भाई कि काफ़ी फ्रेश फील हुआ। जबकि तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोडी के पास टाइटल होगा तो भाई मेरा तो दिमाग वैसे ही घूमने वाला है, घूमा वो, लेकिन अब वही है, अब देखते हैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट MFT का सेगमेंट था और सोलो सिकोवा बोलते हैं उनको कि भैया जो टैग टीम टाइटल्स है उनको तुम वापस लेके आ जाओ। और उसके बाद ही शो पर मैच आया, डेमन प्रीस्ट एंड R-Truth वर्सेस टामा टोंगा और JC मटेओगा, और मैच में टाइटल वो नहीं जीत पाए हैं। तो हर हमेशा सोलो सिकोवा प्रेप टॉक देते हैं, हमें जो गोल्ड है वो चाहिए, लेकिन वो चीज़ कभी भी हो नहीं पाती। इसके बाद नेक्स्ट आता है शो पर ट्रिक विलियम्स का सेलिब्रेशन, US चैंपियन वो बन चुके हैं और लिल यार्टी भी यहाँ पे थे, मतलब कि अभी वो इस वाली स्टोरी लाइन का ही पार्ट रहने वाले हैं, वो यहाँ पे स्टे करने वाले हैं, पैसे वैसे उड़ा रहे हैं, पायरो वायरो फट रहा है। लेकिन वो जिंजर ब्रेड बन के जो आदमी आया था वो पता चलता है कि सैमी ज़ेन ही थे। तो वो जो कैंडी वाली केन होती है उसी से उन्होंने ट्रिक विलियम्स को भी मारा, उसी से उन्होंने लिल यार्टी को भी मारा। और उसके बाद लोगों ने जो ऐसे बूज किए भाई सैमी ज़ेन को, वो मतलब अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग उस ट्रेन पे चढ़ चुके हैं जहाँ पे वो सैमी ज़ेन को ऐसे नेगेटिव वाला रिएक्शन भी देने वाले हैं। तो अब WWE के लिए बेस्ट यही है और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि बहुत जल्दी सैमी ज़ेन का हील टर्न आने वाला है। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से सोलो सिकोवा का फिर से सेगमेंट था जहाँ पे रॉयस की इसको बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली में रूम है अभी। तो अब अगर हम ये कंसिडर करें कि ऑलरेडी ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है तो आई थिंक WWE यहाँ पे भी कुछ तो करना चाह रही है। लेकिन बात ये भी है कि ऐसे 1 करोड़ बैक स्टेज सेगमेंट्स हो जाते हैं जो कि एंड में फिर कहीं पे भी लीड नहीं करते। तो अभी इसके ऊपर अपना जो भेजा है वो ज़्यादा भेजने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके बाद आता नेक्स्ट शो पर मैच डैनहाउजन वर्सेस मिज के बीच में। डैनहाउजन की एंट्रेंस पे भाई जैसे उनका म्यूजिक प्ले हुआ क्या तगड़ा उनको पॉप मिला, और यू आर कर्स करके जब उन्होंने बोला तो किड विल्सन और मिज जो खड़े होते हैं वहां पर रिंग पे, 2 फुलझड़ियाँ इधर से निकली, ऐसे पायरो निकले, और बस उसकी वजह से ही डैनहाउजन ने बड़ी जल्दी ये मैच को जीत भी लिया। और उसके बाद वो भागते भी है मिज से, तो ऐसे छुपते छुपाते भागते हैं कि आपस में टकरा जाते हैं किट विल्सन और मिज दोनों, और उसके बाद अपनी वो जो उनकी गड्डी है उसी में डैनहाउजन वहां से चले जाते हैं। भाई क्या मस्त WWE ने साइन किया डैनहाउजन को। और ये प्रोफेशनल रेसलिंग का शो है, यहाँ पे हम सीरियस चीज़ें, अग्रेसिव चीज़ें, इंटेंस चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे एलिमेंट भी होने चाहिए जो उसको एक कंप्लीट शो बनाते हैं। तो WWE के हाथ में तो मैं तो बोलूँगा डैनहाउजन नहीं लगा है भाई, एक जैकपॉट आदमी लग गया है जिसके साथ WWE के पास शायद एक अनलिमिटेड ग्लिच है, इसके साथ हर हफ्ते शोज पे अच्छी स्टोरी देने का। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आती है रिया रिप्ली जो कि अब चैंपियन बन चुकी हैं, कहती हैं किसी को भी आना है तो आ जाओ। फेटल इन्फ्लुएंस यहाँ पे फिर से आती हैं, और जेसी जेन को भाई जिस लेवल का रिएक्शन मिला, ये डोमिनिक मिस्टीरियो लेवल का रिएक्शन है। रिया रिप्ली भी सरप्राइज है कि भाई ये बंदी बातें बोल रही है तो ये कितना ज्यादा इसको रिएक्शन मिल रहा है। रिया रिप्ली के चेहरे पे अगर आप देखो थोड़ा सा उनका कैरेक्टर भी ब्रेक हुआ था,
उनके चेहरे पे वो हैप्पीनेस थी कि कैसे वो शायद जेसी जेन के लिए खुश हैं कि देखो यार इसका तो काम सही चल रहा है। क्योंकि ये रिएक्शन अगर आपको मिले जहाँ पे आप बोल क्या रहे हो वही नहीं समझ में आ रहा, तो मतलब कुछ तो आपके कैरेक्टर के साथ बिल्कुल सही है। तो वो आके चैलेंज ही कर रही होती हैं और आके फिर इस मैच को ऑफिशियल भी कर दिया जाता है। अब वही है कि जैसे ही इस मैच में जीतने वाली थी रिया रिप्ली, फेटल इन्फ्लुएंस जो है अपना काम कर देती हैं और इसकी वजह से मार पिटाई हो गई है इस मैच में और डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड हो गया। फिर बैक स्टेज एक सेगमेंट भी था रिया रिप्ली शार्लेट फेयर एलेक्सा ब्लिस का, जहाँ पे उनको पता चल रहा है कि फेटल इन्फ्लुएंस ने दोनों ही पार्टीज को टारगेट बनाया है। तो फिर शार्लेट कहती है अच्छा तू तो नहीं हरा भाई, मैं देख लूंगी। तो एलेक्सा ब्लिस समझाते कि नहीं नहीं भाई थोड़ी बंदी गर्म है, ये मतलब इसका कहने का मतलब नहीं है। तो शायद फेटल इन्फ्लुएंस और ये शार्लेट फेयर, एलेक्सा ब्लिस और रिया रिप्ली, इनको मिक्स में रख के डब्ल्यूडब्ल्यूई एक स्टोरी दे रही है। और फिर अब आता शो का मेन इवेंट, जहां सबसे पहले बैक स्टेज में क्या होता है कि जेकब फाटू और ऊसोज होते हैं और वो उनको जाके बोलते हैं कि देख एमएफटी तो इन्वॉल्व होने ही वाले हैं आज सोलो सिकोआ के साथ जो तेरा मैच होने वाला जेकब फाटू, तो हम हो सकते हैं तुझे देखने के लिए। फिर जेकब फाटू ने बोल दिया भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जे ऊसो ने फिर जिमी ऊसो को बोला कि देख मैंने तो तुझे बोला ही था। तो मतलब ऊसोस भी एक हैं लेकिन उसमें भी वो अलग अलग चल रहे हैं कि जिमी ऊसो कुछ चाहता है, जे ऊसो कुछ चाहता है। और यही वो चीज है अगेन ब्लड लाइन की स्टोरी में कि इतने ज्यादा अलग अलग एंगल्स इसमें होते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत कुछ होता है एक्सप्लोर करने के लिए। और मेन इवेंट से पहले ब्रॉक लेसनर की भी हमको एक पूरी करियर की हाईलाइट फिर से दिखाई जाती है। और अब अगेन किसी बारे में बात नहीं हुई कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन वही मंडे नाइट रॉ का जो वीडियो पैकेज है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज लगाया। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारे दिमाग में भी इस बात को फ्रेश रखना चाहती है कि लेटेस्ट क्या है ब्रॉक लेसनर के बारे में, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ प्लान कर रही है उनके लिए। और चैनल पे जो वीडियो आएगी इसके बाद उसमें आपको ये पता चल जाएगा। और अब आता शो का मेन इवेंट जो कि था सोलो सिकोवा वर्सेस जेकब फाटो के बीच में। मैच के दौरान ही ऊसोस निकल के आ जाते हैं और जेकब फाटो के बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। एमएफटी ने यहाँ पे पूरा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी लेकिन सारे ही सारे एमएफटी वाले लोगों के ऊपर जेकब फाटो गिर जाते हैं और फिर अपना स्प्लैश वगैरह लगाया लेकिन वो काम नहीं आया। और फिर जब मूनसॉल्ट लगा जेकब फाटो का तो इस मैच में विक्ट्री हो गई उनकी। और मैच खत्म होने के बाद एमएफटी का अटैक होना ही था। जब वो अटैक होता है तो उसके बाद जेकब फाटू और जिमी ऊसो और जे ऊसो एप्रन पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ी जेकब फाटू को। वो स्टील चेयर जो लेके आते हैं उससे पटापट उन्होंने बजाना शुरू किया, कॉर्नर पे चेयर पहना के अपना जो हिप अटैक है वो लगाया और फिर लास्ट में जाके उन्होंने जो अनाउंसर डेस्क है उसको भी फोड़ दिया। और फिर रिंग में आते हैं तो ऐसे छाती चौड़ी करके जेकब फाटो खड़ा था कि देखो भैया मैं वो बंदा नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मुझे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और बात भी भाई माननी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात है कि जेकब फाटो ने बिना किसी की भी हेल्प के, मतलब उस देखते ही रहेगा कि यार हम तो कहाँ इसे अंडररेट कर रहे थे, ये तो बंदा अपने आप में तगड़ा निकला। तो ये स्टोरी है कि जेकब फाटो एक रियल डील है और शायद रोमन रेंस को भी इस चीज से बच के रहना चाहिए। बाकी आज के स्मैकडाउन को रेट किया जाएगा 4 स्टार। भाई ऐसे अगर स्मैकडाउन के शोज दे दें तो हम कहाँ रोना रोएंगे उस एक घंटे का। बाकी मेंबरशिप कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नेचुरल टीन का लिंक मिलेगा। आरपन कोड आप यूज करते हैं वेबसाइट के ऊपर कभी भी तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है और थोड़े सस्ते में चीज मिल जाएगी। तो भाई हम इंडियंस को वो चीज पसंद ही है इस वीडियो, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।